हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगर्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ ऑफ फिजिक्स जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। विथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन के थ्रू एक अच्छा खासा रिविजन हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिल्वर। तो सिल्वर इट इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम रीजन की बात करें तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट कॉपर इज़ ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन जो सिल्वर होता है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम कॉपर को यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कंडक्शन एन इलेक्ट्रिसिटी, और या फिर हम कह सकते हैं थर्मल कंडक्शन में या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में हम कॉपर को यूज़ करते हैं। सो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and heat because of its unique crystal structure and single valence electron. Silver has the highest thermal conductivity, this you have to keep in mind. अगर हम बात करें सिल्वर की तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर होता है 47। हमारे पीरियोडिक टेबल में ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बिलोंग करता है। इसका ग्रुप नंबर है 11, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर हम बात करें कि सिल्वर की एप्लीकेशंस की तो उसको ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ किया जाता है, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ मिरर्स होते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उसमें भी एक्सेलेंट कंडक्टिविटी और रिफ्लेक्टिविटी सिल्वर मेटल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइंस्टीन वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की डिस्कवरी के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें नोबेल प्राइज़ ये फॉर द फर्स्ट टाइम कब दिए गए थे, तो जो अगर हम बात करें फर्स्ट विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ की तो रॉन्गटन हु डिस्कवर्ड द एक्सरे एंड वेंट हॉफ एंड सली प्रुडहोम, दीज वर द पीपल जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें फिजिक्स में, यहाँ पे बात हुई है फिजिक्स में, तो फिजिक्स में जो फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था वो विलियम रॉन्गटन को मिला था फॉर डिस्कवरिंग द एक्सरेज, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें केमिस्ट्री में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ उसको था तो वेंट हॉफ को, जैसे हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में वेंट हॉफ फैक्टर, तो वेंट हॉफ को मिला था फॉर द फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर हम बात करें नोबेल प्राइजेस की तो नोबेल प्राइजेस को फॉर द फर्स्ट टाइम कब दिया गया था, तो नोबेल प्राइजेस दे वर फर्स्ट गिवन इन द ईयर 1901। ये आपने ध्यान में रखना है, 10 दिसंबर 1901 को ये सेरेमनी हुई थी। तो अगर हम बात करें आइंस्टीन को किसमें मिला था नोबेल प्राइज़, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए फिजिक्स में मिला था। सो इन 1921 आइंस्टीन वन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स फॉर हिज सिग्निफिकेंट वर्क ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्क्राइब्स द फिनोमेनन वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल व्हेन लाइट शाइन्स ऑन इट। तो जब लाइट किसी भी मेटल के ऊपर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से इजेक्ट होते हैं, ऐसा एक्सप्लेन करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें नोबेल प्राइजेस को अवार्ड कब किया गया था, तो नोबेल प्राइज़ को फॉर द फर्स्ट टाइम 1901 में अवार्ड किया गया था और इसे अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल, इनकी डेथ हुई थी 1896 में, और इनकी एक इच्छा थी कि जो इनके नाम से या फिर जितने भी इनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह थी उसको एक तरीके से राइट यूज़ किया जाना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, जहाँ पे उनकी जितनी भी वेल्थ वगैरह थी उसके थ्रू ऐसे लोग जिन्होंने फिज़िक्स केमिस्ट्री और जैसे लिटरेचर के फील्ड में अपना काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको एक तरीके से सम्मानित किया जाना चाहिए, दिस वाज द विश ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। और फॉर द फर्स्ट टाइम 10 दिसंबर 1901 को ये सेरेमनी हुई थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूरेनियम। तो यूरेनियम को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स, तो आइसोटोप 235 यूज़ किया जाता है यूरेनियम का। यूरेनियम ये एक एफ ब्लॉक का एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 92। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिजाइल मटेरियल्स फॉर न्यूक्लियर
weapons applications have been uranium-235 and plutonium-239. तो plutonium-239 and the uranium-235 को यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. लेस कॉमनली यूज आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज 233. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो ज़्यादा कौन सा यूज़ किया जाता है 235 और लेस यूज़ किया जाता है 233. तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the atmospheric layers which reflect radio waves are called as. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि आइनोस्फेयर. तो आइनोस्फेयर में जो रेडियो वेव्स हैं ये रिफ्लेक्ट होती हैं. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर हम बात करें लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर की, तो हमारे एटमॉस्फेयर की 5 मेन लेयर्स होती हैं, जिसमें से होती है सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ये आपको ध्यान में रखना है. और इन्हीं के बीच होती है आइनोस्फेयर, जहाँ पे रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. द आइनोस्फेयर इज द लेयर of the Earth's atmosphere that reflect radio waves. It is located in the upper atmosphere between 80 to 600 किलोमीटर्स के बीच में ये आइनोस्फेयर लेयर प्रेजेंट रहती है. ये आपको ध्यान में रखना है. अगर आइनोस्फेयर की बात करें तो ये द आइनोस्फेयर इज क्रिएटेड व्हेन द सन्स अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे रेडिएशन आयनाइज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर. तो सन की जो रेडिएशन होती है, एक्सरे रेडिएशन और यूवी रेडिएशन, वो एक तरीके से आयंस का प्रोडक्शन करती हैं आइनोस्फेयर में, जिसकी वजह से ये जो रेडियो वेव्स हैं ये रिफ्लेक्ट बैक होती हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज AC is converted into DC by. तो यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में किसके थ्रू कन्वर्ट किया जाता है. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, रेक्टिफायर. तो रेक्टिफायर को यूज़ किया जाता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ AC into DC. अ रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट AC into डायरेक्ट करंट दैट इज DC. अगर हम बात करें रेक्टिफायर किस तरीके से काम करता है, तो रेक्टिफायर अलाउ करता है करंट को टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, blocking the current in the opposite direction. Rectifiers are used in the power supplies to provide a stable DC voltage for the electronic devices. This you have to keep in mind. अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर की, तो इसमें 2 डायोड्स प्रेजेंट होते हैं और हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 डायोड प्रेजेंट रहता है. ये भी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है. तो अगर हम बात करें इंडिया में AC की जो वैल्यू होती है इट इज़ 50 हर्ट्स. तो 50 हर्ट्स की AC जो इंडिया में यूज़ की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द सन इज हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन द साइज ऑफ द अर्थ. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 109 टाइम्स. सो द साइज ऑफ द सन इज 109 टाइम्स द साइज ऑफ द अर्थ. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. अगर हम बात करें सन की, तो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो सन और अर्थ के बीच में 150 मिलियन किलोमीटर्स की डिस्टेंस है. ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें सन की, तो सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट रहता है और इसके टेम्परेचर की बात करें तो सरफेस टेम्परेचर सर का होता है अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस, और एग्जैक्ट की बात करें तो अराउंड 5500 से लेकर 5600 डिग्री सेल्सियस माना जाता है द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द सन. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर हम बात करें सन की कंपोजिशन की, तो सन हमारा गैसेस का भरा हुआ एक बॉल माना जाता है, जहाँ पे हीलियम एंड हाइड्रोजन जैसी गैसेस पाई जाती हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन का परसेंट अराउंड 71% माना जाता है एंड हीलियम अराउंड 27%. और इसके अलावा अदर हैवी एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं हमारे सन के कंपोजिशन में. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड दैट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर सेफ्टी फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन इज. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेड. तो लेड को यूज़ किया जाता है फॉर द सेफ्टी पर्पस न्यूक्लियर रेडिएशन में. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. इसके अलावा शील्डिंग बैरियर्स लाइक वाटर को भी यूज़ किया जाता है या फिर कंक्रीट को भी यूज़ किया जाता है फॉर दिस पर्पस, ताकि एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके फ्रॉम द गामा रेज विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग these kind of nuclear radiation. Lead metal is preferred material for radiation shielding. The reason is that lead is highly effective in providing protection from the sources of radiation. Because of this, it is used in the design of radiation production systems. तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. Which one of the following is not a measuring instrument?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि पिकोमीटर। तो पिकोमीटर ये एक डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट होती है या फिर काफ़ी स्मॉल जो डिस्टेंसेस होती हैं उनको पिकोमीटर में मेजर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर और थर्मोमीटर की, तो इनके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे मेंशन्ड है। बिफोर दिस, अ पिकोमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, नॉट अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर हम बात करें ये कितना होता है, तो 10⁻⁻12 मीटर्स होता है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 meters, while a hygrometer, a barometer, and a thermometer are all instruments used to measure specific quantities like humidity. Hygrometer humidity को measure करता है, and बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करता है, एंड थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेज़र करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन विच प्रिंसिपल। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए यानी कि पास्कल्स प्रिंसिपल। तो पास्कल्स प्रिंसिपल के ऊपर हाइड्रोलिक ब्रेक्स का जो प्रिंसिपल है ये काम करता है। तो अगर हम बात करें कि ये किसने डिस्कवर किया था, तो इट 1647 फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेज पास्कल डिस्कवर्ड दैट वाटर एक्सर्ट्स द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। द स्टेटमेंट इज नोन एज पास्कल्स प्रिंसिपल। ये आपने ध्यान में रखना है। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक का जो कॉन्सेप्ट होता है ये पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है। पास्कल का लॉ ये कहता है कि प्रेशर हर पॉइंट पर सेम लगता है किसी भी कंटेनर के, चाहे वो किसी भी शेप का हो। तो सपोज ये एक हम कह सकते हैं ओवल शेप्ड कंटेनर है और एक स्क्वायर शेप्ड कंटेनर है। तो अगर हम सेम हाइट की बात करें तो सेम हाइट में सेम पॉइंट में सेम अमाउंट का प्रेशर लगता है। ये एक तरीके से हम पास्कल का प्रिंसिपल कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। तो सिंपली आपको इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज यूज्ड बाय द बैट्स। यानी कि जो चमगादड़ होते हैं वो कौन से प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं फॉर द हियरिंग पर्पस और फॉर कैचिंग देयर प्रे। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का जो एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं बैट्स फॉर कैचिंग देयर प्रे या फिर नेविगेशन को एक तरीके से देखने के लिए या फिर नेविगेशन को का पता करने के लिए। सो बैट्स यूज सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। सोनार इज अ टेक्निक दैट यूजेस साउंड प्रोपगेशन टू नेविगेट, कम्युनिकेट विथ और डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन और अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर सच एज अदर वेसल्स। तो सोनार टेक्निक को यूज़ करते हैं बैट्स नेविगेशन एक तरीके से अपना रास्ता पता करने के लिए, अपने प्रे यानी कि अपने फूड को कैप्चर करने के लिए वो सोनार का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द ड्रॉप ऑफ वाटर टू बी इन स्फेरिकल शेप। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट के कारण ही जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो अपने शेप को राउंड शेप का बना लेती है। जब भी कहीं पे पानी गिरता है तो धीरे धीरे वहाँ पे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स खुद ब खुद फॉर्म होने लगती हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सरफेस टेंशन को अगर हम बात करें तो सरफेस टेंशन इन सिंपल वर्ड्स इज फोर्स अपॉन लेंथ, और इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन इज द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। सरफेस टेंशन अलाउज insects usually denser than water to float and slide on the water surface. It is the reason for the water droplets round shape. तो water droplet का shape round किस concept की वजह से होता है, तो आंसर हो जाएगा इसके लिए surface tension। ये आपने ध्यान में रखना है। CGS यूनिट की बात करें तो फोर्स की CGS यूनिट क्या होती है, डाइन होती है। और अगर हम बात करें CGS यूनिट सरफेस टेंशन की क्या होगी, तो डाइन पर सेंटीमीटर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाए, एंड दैट इज एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग was an inventor of which of the following technologies। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि एफएम रेडियो। तो एफएम रेडियो के इन्वेंटर थे एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपने ध्यान में रखना है। सो एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग वाज एन अमेरिकन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हु डेवलप्ड एफएम रेडियो एंड द सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर सिस्टम। एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग इज नोन एज द फादर ऑफ एफएम रेडियो। ये भी आपको ध्यान में रखना है।
तो ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो हमने डिस्कस की। अगर हम बात करें एफएम रेडियो सिस्टम की, तो इसको आर्मस्ट्रॉन्ग सिस्टम भी कहा जाता है और यहाँ पे डिफरेंट बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज को यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस स्टैटिक एंड इंटरफेरेंस। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एफएम रेडियो कब इन्वेंट हुआ था? तो 1933 में एफएम रेडियो को डेवलप किया था अमेरिकन इंजीनियर एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए, एंड दैट इज Which of these fluids has the highest amount of viscosity? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हनी। तो हनी की बात करें तो हनी सबसे ज़्यादा विस्कस फ्लूइड होता है अमंग दीज। तो विस्कोसिटी का मतलब होता है एक तरीके से गाढ़ापन। तो सबसे ज़्यादा गाढ़ा जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से होता है हनी। हनी की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें शुगर्स पाई जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, वाटर एंड अदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसका मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें हनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन बी पाया जाता है हनी में, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा कुछ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें विस्कोसिटीज ऑफ सम कॉमन फ्लूइड्स, तो वाटर की विस्कोसिटी 1 होती है, हनी की 200, ब्लड की 2.7 एंड एयर की विस्कोसिटी 0.017 होती है। सबसे लीस्ट विस्कस जो यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज एयर, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हेन विल द हाइट ऑफ वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब विल बी मिनिमम? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि when the temperature of the water is 4 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, हमने केमिस्ट्री की वीडियो में पढ़ा था कि जो वाटर होती है, वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस में। तो 4 डिग्री सेल्सियस में जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें पानी सबसे कम चढ़ पाएगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है इस केस में। ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे the height up to which water will rise in a capillary tube will be minimum when the water temperature is 4 degrees Celsius. It is the temperature at which water has the highest density. ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 273.16 डिग्री केल्विन, जहाँ पे वाटर एग्जिस्ट करता है अपनी तीनों फेजेस में। वाटर की 3 फेजेस क्या होती हैं? सॉलिड जब वो आइस के फॉर्म में होता है, लिक्विड जब वो वाटर के फॉर्म में होता है, एंड गैसियस फॉर्म में वो होता है इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है वाटर का, वो तीनों फेजेस में एग्जिस्ट करता है वाटर। तो इसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये आपने ध्यान में रखना है। Which of these diodes convert electrical energy into light energy? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइट एमिटिंग डायोड, दैट इज एलईडी। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, एंड दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ डायोड्स विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द लाइट एनर्जी। अगर हम बात करें एलईडी को किसने इन्वेंट किया था, तो निक होलोनियक ने एलईडी को फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था। और यहाँ पे जो बाइसिंग होती है एलईडी के केस में, ये फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अदर देन दैट इफ वी टॉक अबाउट एलईडी, जो इंडिया में फर्स्ट एलईडी को किसने मैन्युफैक्चर किया था, तो एनटीएल इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2009 में एलईडी बल्ब्स को फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में मैन्युफैक्चर किया था। ये आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द एब्सोल्यूट G0 टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर एट विच? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मॉलिक्यूलर मोशन इन अ गैस वुड सीज। So absolute zero is the lowest possible temperature at which all atomic or molecular motion in matter stops. So absolute zero temperature एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल होता है उसमें कोई भी मोशन नहीं होता है। By international agreement, absolute zero is defined as precisely 0 Kelvin on the Kelvin scale, which is thermodynamic यानी absolute temperature scale, and 273.15 degrees Celsius on the Celsius scale। ये आपने ध्यान में रखना है। So this is about the absolute zero temperature. Next question डिस्कस कर लेते हैं। What is the escape velocity from the Earth's surface?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अर्थ से एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर अ फ्री ऑब्जेक्ट टू एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द मैसिव बॉडी। यानी एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है कि जिस वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को अगर फेंका जाए तो वो सीधा अर्थ के एटमॉस्फेयर को पार करके स्पेस में एंटर कर जाएगा। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से हम फेंकें तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में पहुंच जाएगा, और विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 11.186 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस यू हैव टू कीप इट माइंड। Next question, which among the following is the most acceptable range of LEO यानी low earth orbit? The right answer will be option number C यानी कि 160 से लेकर 2000 किलोमीटर्स तक होता है most acceptable range of LEO. This you have to keep in mind. This range is commonly used and accepted in the context of satellite orbits within the Earth's atmosphere. It extends from approximately 160 kilometers, the Kármán line, which is often used as the boundary of space, to around 2000 kilometers above the Earth's surface. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर रे इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अल्फा रे। तो अल्फा जो रेज होती हैं वो लीस्ट पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें गामा रेज की तो मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं हमारी गामा रेज। अल्फा रेज have high ionizing power, but it is difficult for them to penetrate matter thoroughly. This is because alpha particles are likely to ionize the first thing they come into contact with. Thus, they hold a small range of penetrating power. तो सबसे कम penetrating power होती है अल्फा रेस की, देन होती है बीटा रेस की, और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है हमारी गामा रेस की। बीटा रेस हैव इंटरमीडिएट पेनिट्रेटिंग पावर, whereas gamma rays and X rays have maximum penetrating power. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन 1922 नील्स बोर वन द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि फिजिक्स। तो फिजिक्स में नील्स बोर को अपने बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिए, या फिर जिसे हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी के लिए, नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के फील्ड में 1922 में। सो इन 1922 नील्स हेनरिक डेविड बोर वन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड क्वांटम थ्योरी। तो नील्स बोर की बात करें तो ही वॉज अ डैनिश फिजिसिस्ट बॉर्न एंड डाइड इन कोपनहेगन, डेनमार्क। तो डेनमार्क को बिलोंग करते थे नील बोर, जिन्होंने एटोबोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था जो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल था एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया से बात करें तो इंडिया से फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था CV रमन को। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। अगर हम वैसे बात करें लिटरेचर में, या फिर सिंपली वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट अ नोबेल प्राइज, सो ही वॉज RN टैगोर, जिनको लिटरेचर में मिला था इन द ईयर 1913 फॉर हिज बुक गीतांजलि। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? तो मोमेंटम की यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि kg मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी p से मोमेंटम को डिनोट करते हैं, एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास की यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा kg, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके की डिस्टेंस होती है जिसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। वेलोसिटी की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की यूनिट क्या हो गई? kg मीटर पर सेकेंड। सो इन ऐसा यूनिट्स इट इज़ द मास, इट इज़ इन किलोग्राम्स, एंड द वेलोसिटी इट इज़ इन मीटर पर सेकेंड, देन द मोमेंटम इज इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम्पलीट्यूड के ऊपर लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करती है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो बेसिकली अगर हम बात करें लाउडनेस ऑफ साउंड की, तो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड।
So the larger the amplitude, the more energy the sound wave contains, therefore louder is the sound. तो अगर हम बात करें loudness of sound, directly proportional to amplitude होती है. The pitch of a note depends on the frequency of the source of the sound. अगर हम बात करें hearing range of humans की, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड ह्यूमंस सुन सकते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है. तो इसके ऊपर की जो साउंड्स होती हैं उन्हें अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं, और इससे पहले की जो साउंड्स होती हैं उनको इंफ्रासोनिक साउंड्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुक्स लॉ. तो हुक्स लॉ के ऊपर बेस्ड होता है हमारा स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम. अ स्प्रिंग स्केल और स्प्रिंग बैलेंस और न्यूटन मीटर इज अ type of weighing scale. It consists of spring fixed at one end with a hook to attach an object on the other. It works on Hooke's law, which states that the force needed to extend a spring is proportional to the distance that the spring is extended from the rest position. This you have to keep in mind. तो spring balance system जो होता है ये बेसिकली बेस्ड होता है ऑन द हुक्स लॉ के ऊपर, ये आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स इसका एक्सप्रेशन होता है. एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच टाइप ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय बैट. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस करता है बैट. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. अल्ट्रासाउंड इज अ साउंड वेव्स दैट फ्रीक्वेंसी हायर देन द अपर ऑडिबल लिमिट ऑफ ह्यूमन हियरिंग. Sound waves of frequency smaller than 20 Hz are called as infrasound, and those the frequency greater than 20,000 Hz are called as ultrasound. तो ये भी हमने भी डिस्कस किया कि 20 Hz से पहले वाली की जो साउंड्स होती हैं वो होती हैं इंफ्रासाउंड, और 20,000 से बाद वाली होती हैं अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड वॉइसेस को यूज़ करते हैं हमारे बेड्स यानी कि चमगादड़. सो अल्ट्रासाउंड डिवाइसेस ऑपरेट विथ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 20 kHz अप टू several GHz. Next question, what is the direction of the magnetic field lines in a magnet. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ पोल की तरफ होती है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और द लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी लाइंस इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे ने इन्हें इंट्रोड्यूस किया था टू विजुअलाइज मैग्नेटिक फील्ड. लाइंस ऑफ फोर्स और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो एक अगर हम बात करें प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होती हैं. इंस्टेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये एक तरीके की रिप्रेजेंटेशन होती हैं. तो इसके अलावा अगर हम बात करें द लाइंस ऑफ फोर्स आर द पाथ अलॉन्ग विच एन आइसोलेटेड यूनिट नॉर्थ पोल वुड मूव अलॉन्ग इन दिस फील्ड. तो नॉर्थ से लेकर साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं इनसाइड अ मैग्नेट. तो ये आपको ध्यान में रखना है. सो अगर हम बात करें मैग्नेट को डिस्कवर किसने किया था, तो मैग्नेट इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रीक्स. तो एक तरीके से मैग्नेट जो वर्ड है वो मैग्नेस वर्ड से आया है, जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो बाकी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. तो ग्रीक्स ने, ऐसा माना जाता है ग्रीक्स ने मैग्नेट को डिस्कवर किया था. और अगर हम एग्जैक्टली साइंटिस्ट की बात करें तो विलियम गिलबर्ट को माना जाता है एज द पर्सन हु इन्वेंटेड द मैग्नेट, एंड ही वाज अ सर्जन इन यूनाइटेड किंगडम. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन. तो अल्बर्ट आइंस्टीन इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, ये आपने ध्यान में रखना है. और अगर हम बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन की, ये काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे, काफ़ी फेमस फिजिसिस्ट थे, और इन्होंने 4 मेन चीज़ों के बारे में ज़्यादातर लिखा था अपनी बुक्स में. और वो 4 मेन चीज़ें थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जो अभी हमने डिस्कस किया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन के बारे में, स्पेशल रिलेटिविटी के बारे में, और मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में आइंस्टीन ने लिखा था. तो आइंस्टीन की बात करें सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स थ्योरी, मास m is equivalent to energy E. It is given by E is equals to mc square. तो E is equals to mc square. मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी आइंस्टीन ने दिया था, ये आपने ध्यान में रखना है. where c is the speed of the light. स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड ऑफ लाइट.
So Albert Einstein was awarded in 1921 Nobel Prize in Physics for his contribution in the field of theoretical physics. अगर हम बात करें अल्बर्ट आइंस्टीन की तो ये काफ़ी फेमस राइटर भी थे. अपनी लाइफ टाइम में इन्होंने 16 बुक्स लिखी थी. ये भी आपने ध्यान में रखना है. इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जैसे द वर्ल्ड एज आई सी इट, तो ये एक इनकी बुक है. इसके अलावा द सबटल इज द लॉर्ड, तो ये भी इनकी एक बुक है अल्बर्ट आइंस्टीन की. ये आपने ध्यान में रखना है. इसके अलावा रिलेटिविटी भी एक बुक है आइंस्टीन की. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज. राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी जो किसी भी पार्टिकल की होती है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, या फिर हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो होती है पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh. दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी. सो द एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी. और जो एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल की बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. ये आपने ध्यान में रखना है. So next question, which among the following ways are used in the gemstone industry to change white topaz into blue topaz? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि गामा रेज. तो गामा रेज को यूज़ किया जाता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाइट टोपाज इनटू ब्लू. तो वाइट से ब्लू टोपाज जो कन्वर्जन होता है वो गामा रेज, जो इनकी सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, इन रेज की वजह से होता है. ये आपने ध्यान में रखना है. So अगर हम बात करें गामा रेज, it is commonly used in the gemstone industry to change the white topaz into the red topaz. And because white topaz is heat treated into blue topaz, the value of blue topaz is often decreased. अगर हम बात करें सिंपली कौन सी रेस को यूज़ किया जाता है, तो गामा रेस को यूज़ किया जाता है. और गामा रेस को डिस्कवर किसने किया था, तो पॉल विलियार्ड ने गामा रेस को डिस्कवर किया था इन द ईयर 1900. ये भी इंपॉर्टेंट है, ही वॉज अ फ्रेंच केमिस्ट पॉल विलियर्ड. तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फॉर वन डर वाल फोर्सेस टू बी एक्टिव. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10⁻⁻9 मीटर्स. ये है ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द वन डर वाल फोर्सेस. सो the forces between the molecules because of the electrostatic interaction between the charges of the molecules are called as intermolecular forces. These forces are called as van der Waals forces. This you have to keep in mind. They are quite weak as compared to the interatomic forces. van der Waals force जो होते हैं वो सबसे weakest kind of force होते हैं जो किसी भी molecule में present रहते हैं. These forces are also electrical in nature and they are active, and if they are active if the separation between the molecules is of the order of 10⁻⁻9 मीटर का जब ऑर्डर होता है तभी यह फोर्स किसी भी मॉलिक्यूल में लगता है. ये भी आपने ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do we call the cell that converts the potential energy from a fuel into electricity? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्यूल सेल. तो फ्यूल सेल ऐसे सेल होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में. ये आपने ध्यान में रखना है. अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की या फिर गैल्वेनिक सेल की, पहले बात कर लेते हैं. गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. सो अ फ्यूल सेल इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट्स द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल with oxygen or any other oxidizing agent. This you have to keep in mind. So next question, which of the following is the reflection from a smooth surface like that of a plane mirror? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन एक ऐसा रिफ्लेक्शन होता है जहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जैसे कि एक प्लेन मिरर में या फिर किसी ऐसे स्फेरिकल सरफेस पे जो होता है रिफ्लेक्शन, उसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो जो ये होती है नॉर्मल वाली लाइन, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बनाता है इट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्शन के साथ बनाता है इट इज़ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन.
तो जो मिरर लाइक रिफ्लेक्शन होती है वो होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है ये वॉल्स में, ट्रीज में, ब्रेड्स में या फिर रफ सरफेसेस में होती है। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये आपने ध्यान में रखना है। या फिर हम कह सकते हैं इसे नॉन मिरर लाइक रिफ्लेक्शन। सो व्हेन अ बीम पास ऑफ पैरेलल लाइट रेज is incident on the smooth and plain surface, the reflected rays will also be parallel, and this type of reflection is called as a regular reflection. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर डू वी गेट व्हेन प्योर सिलिकॉन इज डोप्ड विथ ग्रुप 13 एलिमेंट? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होते हैं जब ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं उनको प्योर सिलिकॉन में ऐड किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं जो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। तो ये जब ऐड किए जाते हैं सिलिकॉन में तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सो इफ सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विथ अ ट्राइवेलेंट, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल एटम लाइक बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, 3 valence electrons form covalent bonds with 3 silicon atoms and deficiency of 1 electron is created. Such a semiconductor is said to be a kind of p-type semiconductor फॉर्म होता है। इसके अलावा दूसरे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, दूसरा जो टाइप होता है वो होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते कब हैं, जब ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है टू द एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये है एलिमेंट्स ग्रुप 15 के। तो इनको जब ऐड किया जाता है हमारे प्योर सिलिकॉन में तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन माइक्रोफोन? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साउंड एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो साउंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोफोन। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। So, microphone is a transducer that converts the sound energy into the electrical energy. Microphones are used in many applications such as telephones, hearing aids, public address systems for concert halls and public events, motion picture production, live and recorded audio engineering, and sound recording, radio and television broadcasting। इन सब चीज़ों में ये माइक्रोफोन का यूज़ किया जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स को यूज़ किया जाता है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस इन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इफ यू टॉक अबाउट माइक्रोवेव्स तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पेनिट्रेट कर जाते हैं और सिग्नल ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं बिटवीन द सैटेलाइट्स एंड द ग्राउंड स्टेशंस। सो माइक्रोवेव्स आर the waves used for communication by the artificial satellites. Microwaves are a type of electromagnetic radiation that can pass through the Earth's atmosphere. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द एब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर विच रेज विल एंटर इनटू एटमॉस्फेयर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रा वायलेट रेज एंटर कर जाती हैं टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ अगर हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है तो अगर हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, एंड अल्ट्रा वायलेट रेज वुड एंटर द एटमॉस्फेयर इफ द ओजोन लेयर वर एब्सेंट. The ozone layer protects the earth from the sun's harmful UV radiation. The ozone layer is a region in the atmosphere that contains the high level of ozone, that is O3 को consist करती है हमारी ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर कौन सी लेयर में प्रेजेंट होती है हमारे एटमॉस्फेयर में? तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sounds having frequency of 20 Hz to 20,000 Hz are known as?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑडिबल साउंड्स। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है वो ह्यूमन ईयर्स कैपेबल होते हैं ऑफ हियरिंग। सो in the case of sound waves having frequency in between 20 hertz and 20,000 hertz, called as audible sound, and waves of frequency smaller than 20 hertz are called as infrasonic, and waves having frequency greater than 20,000 hertz are called as hypersonic sound। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपने ध्यान में रखना है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ग्रेफाइट में, जिसकी वजह से ये इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है काफ़ी डिफरेंट होता है और इसको यूज़ ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। सो ग्रेफाइट, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स of electricity because the electrons in these materials are relatively free and can drift in a given direction when an electric potential is applied to its end। अगर हम बात करें ग्रेफाइट की तो ये एलोट्रोप है कार्बन का। कार्बन के एलोट्रोप्स की बात करें तो 3 मेन एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के। पहला हो गया हमारा डायमंड, जिसको ज्वेलरी वगैरह में यूज़ किया जाता है या फिर इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होती हैं, लेकिन ये एक पुअर कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इफ़ यू टॉक अबाउट ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का क्रिस्टलाइन एलोट्रोप स्ट्रक्चर होता है जो पेंसिल्स में भी यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट एक अच्छा कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ब्रिटल होता है, यानी कि जल्दी ये टूट जाता है, हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, जबकि डायमंड का एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा होती है हमारी फुलरीन्स, या फिर जिसे हम कहते हैं बकमिंस्टर फुलरीन। ये है एक कार्बन 60 इसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन के, और यहाँ पे ये मिलकर एक फुलरीन को फॉर्म करते हैं, और ये भी गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। And next question is, an object at rest will remain at rest and an object in motion will remain in motion until and unless it is acted upon by an external force. This is Newton's। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन में या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट को ही मेंटेन करता है until and unless उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए। So an object at rest stays at rest and an object in motion stays in motion with the same speed and in the same direction unless acted by an unbalanced force। तो ये कहता है न्यूटन का हमारा फर्स्ट लॉ, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय आइजैक न्यूटन। अगर हम बात करें आइजैक न्यूटन की, तो आइजैक न्यूटन ने अपने 3 लॉज दिए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें आइजैक न्यूटन की फेमस बुक्स की, तो आइजैक न्यूटन ने काफ़ी फेमस बुक्स पे लिखी थी, लाइक प्रिंसिपा। ये आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है प्रिंसिपा। एंड ऑप्टिक्स नाम की भी एक बुक लिखी थी आइजैक न्यूटन ने। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिराज। तो मिराज इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन जो बेसिकली डेजर्ट्स में दिखा जाता है। सो मिराज इज अ कंसिडर्ड an optical illusion as it creates the illusion of water on a hot road due to the refraction of light through different air temperatures, making it appear like a pool of water where there is none। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं illusion of desert is known as mirage। This you have to keep in mind। तो बात यहाँ पे डेजर्ट की हुई है, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट। ये आपने इंडिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है थार डेजर्ट, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है दैट इज सहारा डेजर्ट। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैथोड रेज व्हेन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय मेटल कॉज एमिशन ऑफ? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्स रे। तो एक्स रेज जो होती हैं दीज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रेज आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अ मेटल सरफेस। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो व्हेन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय मेटल, कैथोड रेज cause the emission of X-rays, and X-rays they were discovered by W.C. Rontgen, and for that he got the Nobel Prize in Physics as well। So cathode rays are essentially streams of electrons, and when they strike a metal target at high velocity, they produce X-rays due to the sudden deacceleration of the electrons। This you have to keep in mind। Next question discuss कर लेते हैं। The force per unit charge is known as?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है फोर्स पर यूनिट चार्ज को। इट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So the force per unit charge E is equals to F upon Q is called as electric field. So option 1 is correct and the electric charge flowing per unit time is called as current. The electric field per unit area is called as electric flux. ये भी आपने ध्यान में रखना है, electric field per unit area, that is electric flux. Next question. Which physical quantity is measured in Siemens? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को नापा जाता है साइमेंस में, ये आपने ध्यान में रखना है। और यही अगर हम बात करें रेजिस्टेंस को किस में नापा जाता है, तो साइमन इनवर्स, क्योंकि जो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस होते हैं दे आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो द साइमन्स इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, that is the SI unit for electrical conductance, electrical susceptance and electrical admittance. The Siemens is the reciprocal of ohm and the SI unit of electrical resistance, ये भी आपने ध्यान में रखना है, electrical resistance की यूनिट होती है SI unit ohm। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू व्हाट? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिफ्लेक्शन। तो एक तरीके से ऑप्टिक्स से एसोसिएटेड है हमारा लैम्बर्ट्स लॉ। तो इस केस में ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिफ्लेक्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्टिक्स एंड विजन से एसोसिएटेड है लैम्बर्ट्स लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, स्टेट्स दैट इक्वल पार्ट्स इन द सेम अब्जॉर्बिंग मीडियम अब्जॉर्ब इक्वल फ्रैक्शंस ऑफ द लाइट दैट एंटर्स देम। तो इट इज अकॉर्डिंग टू द लैम्बर्ट्स लॉ। बेसिकली जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन है इट इज explained by the Lambert's law. Next question, the angular velocity depends upon the rate of change of the, right answer हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, इट इज़ बेसिकली डी थीटा अपॉन डी टी यानी कि चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। सो अगर हम बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की तो उसे अल्फा से डिनोट करते हैं और ये होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एंगुलर डिस्टेंस को सिंपली हम डी थीटा से डिनोट करते हैं और टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को हम सिंपल वर्ड्स में टॉर्क कहते हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इज द मैक्सिमम वैल्यू of deforming force up to which a material shows elastic property and above which the material loses it? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम वैल्यू होती है डिफॉर्मिंग फोर्स की जब तक एक मटेरियल अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को लूज नहीं करता है। आफ्टर दैट जो एक हम कह सकते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है वो बॉडी में आ जाता है आफ्टर द इलास्टिक लिमिट। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल which it can withstand before the permanent deformation. It is the material's highest limit before the material's plastic deformation can occur. Once the stress or force is removed from the material comes back to its original position. ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है क्यूरी, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट होती है रेडियो एक्टिविटी की becquerel. So one of the three units used to measure the intensity of radioactivity in a sample of material is Curie. The SI unit of radioactivity is becquerel, which is equivalent to average disintegration rate of 1 per second. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें क्यूरी, तो मैडम क्यूरी की बात करें तो मैडम मैरी क्यूरी, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स में इन द ईयर 1903 और केमिस्ट्री में भी इनको नोबेल प्राइज़ मिला था इन द ईयर 1911। और ये एक लौती ऐसी विमेन हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिले थे इन 2 डिफरेंट फील्ड्स, ये आपने ध्यान में रखना है। तो मैरी क्यूरी इनको और हेनरी बेकरेल को मिला था रेडिएशन के ऊपर, इन्होंने रिसर्च की थी, तो 1903 में इन्हें केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, ये आपने ध्यान में रखना है। और 1911 में मैडम मैरी क्यूरी ने एक एलिमेंट को डिस्कवर किया था जिसका नाम था पोलोनियम एंड रेडियम। तो और इन्होंने ये रेडियो एक्टिव टर्म दिया था इन मेटल्स को, देयरफॉर शी गॉट द नोबेल प्राइज़ इन द ईयर 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the velocity of body is doubled its momentum will be। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि डबल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो अगर
अगर यहाँ पे वेलोसिटी को डबल किया जाएगा तो मोमेंटम भी डबल हो जाएगा। सो मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। इसकी ऐसा यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम इट इज मास इनटू वेलोसिटी। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड, इट्स मोमेंटम डबल्स बिकॉज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द momentum. Next question, which of the following type of glass can cut off the ultraviolet rays? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रूक्स ग्लास। सो क्रूक्स ग्लास कैन कट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। क्रूक्स ग्लास कैन कट ऑफ द यूवी रेज। क्रूक्स ग्लास इज अ काइंड ऑफ ग्लास विच कंटेन्स मेनली द सीरियम ऑक्साइड। तो सीरियम ऑक्साइड और सिलिका को कंटेन करते हैं हमारे क्रूक्स ग्लास। ये आपको ध्यान में रखनी है, फर्स्ट चीज जो आपको नोट करनी है। और ये यूवी रेज को भी कट ऑफ करते हैं। द सीरियम ऑक्साइड एंड क्रूक्स कैन शार्पली absorb the harmful UV rays coming from the sun. Hence, this glass is used in making sunglasses. Ultraviolet light is a type of electromagnetic radiation. It is a form of non-ionizing radiation that is emitted by the sun and the artificial sources. ये आपको ध्यान में रखना है। Next question, which of the following devices does not make use of current carrying conductor in a magnetic field? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर। ये एप्लीकेशन नहीं है ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा ये सारे जितने भी यहाँ पे डिवाइसेस दिए हैं ये एग्जांपल है, एप्लीकेशन है ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एन इलेक्ट्रिक हीटर वर्क्स बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी यूजिंग रेजिस्टिव हीटिंग एलिमेंट्स. It does not rely on the interaction of current carrying conductor with a magnetic field to generate the heat. Electric motors use current carrying conductors and magnetic fields to produce the mechanical motion. ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये सारे एप्लीकेशन है करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो एक तरीके से करंट का तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इसके ऊपर टॉर्क लगता है और इसके जो वर्किंग है वो स्टार्ट होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर में ऐसा नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वी ऑब्जर्व ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। दिस इज ड्यू टू। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाइट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। सो द ज्योमेट्रिकल शैडो इज फॉर्म्ड बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी एक ऑब्जेक्ट बीच में आता है तो उसकी शैडो बनती है, ये हम सबको पता है। बिकॉज लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसके बीच में आता है तो वो उसकी शैडो को फॉर्म कर देती है। सो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट ना पास करे कम्प्लीटली, ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट, इट प्रिवेंट्स द लाइट फ्रॉम reaching a certain area, creating a shadow. The sharpness of the shadow depends on the size of the light source and the distance between the object and the surface where the shadow is formed. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द वर्क डन बाय मोटर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पावर। तो वर्क डन बाय मोटर पर यूनिट टाइम को हम पावर कहते हैं। पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। In the context of motors, power is often measured in watts or the horsepower. तो unit of measuring power is watt या फिर horsepower, and 1 horsepower is equals to 746 watts. Next question, twinkling of stars is related to the phenomenon of। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं कि जब जो स्टार से आने वाली लाइट होती है वो हमारे आँखों तक पहुँचती है तो हमें ऐसा लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रही हैं, लेकिन वो एक तरीके से रिफ्रैक्शन का ही फॉर्मूला है, रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेना है। ऑप्शन सी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द twinkling of stars. As the light from the stars enters the Earth's atmosphere, it suffers refraction and causes the twinkling of light. Next question, what type of waves are the light waves? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रांसवर्स वेव। तो लाइट वेव इज अ काइंड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें वेव की तो वेव क्या होता है? अ वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और मेनली 2 टाइप्स की वेव्स होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर हम बात करें ट्रांसवर्स वेव की तो ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती है जहाँ पे मूवमेंट ऑफ
पार्टिकल्स राइट एंगल पर होता है टू द मोशन ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव एंड लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। जबकि अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव की तो ये ऑसिलेट करती हैं इन द डायरेक्शन विच इज पैरेलल to the direction of the wave travels, and the displacement of the medium are in the same direction of the wave propagation in the longitudinal wave। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को किसने डिस्कवर किया था, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स दे वर डिस्कवर्ड बाय निकोला टेस्ला। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें हु discovered the transverse wave, तो the transverse wave were discovered by a famous scientist known as जेन फ्रेस्नेल। तो जेन फ्रेस्नेल इन्होंने ट्रांसवर्स वेव को डिस्कवर किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एट विच पॉइंट ऑफ द अर्थ इज देयर नो ग्रेविटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इट इज़ कन्वेंशनली बिलीव दैट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ कोई भी ग्रेविटी नहीं पाई जाती है। द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द पॉइंट ऑफ अर्थ वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स। This is because the gravitational forces from the upper and the lower halves of the earth cancel each out of the other at the center। तो ऐसा माना जाता है कि ऊपर से और नीचे से लगने वाले फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। Therefore at the center of the earth वहाँ पर कोई ग्रेविटी प्रेजेंट नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रोलिक ब्रेक्स used in automobiles is a direct application of। So I think we have already discussed this question. So option A, Pascal's law, will be the correct answer for this question. Next question, in which of the following media does the sound travel the fastest? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में लाइट की स्पीड जो होती है, साउंड की स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो सॉलिड स्टेट इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल स्टेट्स ऑफ मैटर in which the constituent particles like ions, atoms, etc. are closely packed together. The speed of sound is maximum in solids and least in gases। तो सबसे ज़्यादा जो साउंड ट्रैवल करती है वो सॉलिड्स में करती है और सबसे कम वो गैसेस में ट्रैवल करती है साउंड। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें लाइट ट्रैवल्स फास्टर इन विच मीडियम, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वैक्यूम। तो लाइट वैक्यूम में फास्टेस्ट ट्रैवल करती है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ साउंड की, तो साउंड की स्पीड की बात करें, अगर हम एयर में बात करें साउंड की स्पीड की, तो 343 मीटर्स पर सेकेंड, 343 मीटर्स पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज next question, which among the following waves are most commonly used in the night vision devices? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंफ्रारेड डिवाइसेस। तो इंफ्रारेड डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है नाइट विजन डिवाइसेस को बनाने में। तो ऐसे डिवाइसेस जिनको रात में यूज़ किया जाता है फॉर द विजन पर्पस, उनमें इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा विजिबल होती हैं, और जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं इनकी वेवलेंथ भी काफ़ी हाई होती है, और ह्यूमन आइज़ इंफ्रारेड वेव्स से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको ईजिली फील कर लेती हैं। अदर देन दैट कुछ ऐसे डिजिटल और सेलफोन कैमरास भी होते हैं जो इंफ्रारेड रेस को डिटेक्ट करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड इन द नाइट विजन apparatus such as night vision goggles। White light is passed through a glass prism. Which of the following colors is reflected the most? Right answer for this question will be option number D, यानी कि red color। तो red color is reflected the most when the white light is passed through a prism। This you have to keep in mind। अगर हम बात करें white light की, तो white light it is composed of 7 different colors, और ये कौन कौन से होते हैं? विबग्योर, VIBGYOR, यानी कि violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। These are the 7 colors of विबग्योर। और ये फाइंड किया था सर आइजैक न्यूटन ने कि जो व्हाइट लाइट है इट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स। सो व्हेन व्हाइट लाइट passes through a glass prism, violet is the color that is reflected the most। Violet light has the shortest wavelength within the visible spectrum, causing it to bend the most while entering the prism। तो जो violet color होता है, violet light होती है, इसकी wavelength सबसे shortest होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए सबसे ज़्यादा bend करती है, जबकि सबसे जो longest wavelength होती है वो red color की होती है।
Next question, the electromagnetic radiation that is emitted during the disintegration of radioactive element is. Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि गामा रेज. So gamma rays are often emitted along with alpha or beta particles during the radioactive decay. तो जब disintegration of heavy metal होता है तो तब ये अल्फा बीटा गामा जो ये रेज हैं बीटा अल्फा गामा रेज हैं ये निकलती हैं. Gamma rays are radiation hazard for the entire body. They can possibly penetrate barriers and can stop the alpha and beta particles such as skin and clothing. Next question. Absolute zero temperature is the temperature where. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर कम टू रेस्ट यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स बिकम जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. तो द करेक्ट आंसर इज द molecular motion decreases यानी all particles come to rest. Absolute zero से temperature with molecular motion ceases when vibrational energy exists. The absolute zero temperature is when all the molecules of the gas, the kinetic energy of all the molecules of the gas becomes zero. Next question discuss कर लेते हैं, and that is which one of the following is the weakest force. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज़ द वीकेस्ट नेचुरल फोर्स प्रेजेंट इन द नेचर. So gravitational force acts between any two objects with mass, but it is very weak compared to other forces like electrostatic or the nuclear force के comparison में काफ़ी weak होता है, weakest force of the nature होता है. तो हमारे nature में four main kind of forces पाए जाते हैं. हम इसे Gauss नाम से भी याद कर सकते हैं. First one is gravitational force, then W से weak nuclear force, E से electrostatic force and N से nuclear force यानी strong nuclear force. इसके बाद बात करें अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो ये दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है विच इज सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, अ फोर्स एक्टिंग विद इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर फोर्स एंड इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तो ये एक ऐसा फोर्स होता है जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन की वजह से लगता है एंड इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज मटेरियल्स लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर कॉल्ड एज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि सेमीकंडक्टर्स. तो सेमीकंडक्टर्स हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एक तरीके से मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं जब उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए तब. So semiconductors are materials that have conductivity between conductors and insulators के बीच में कहीं पे आते हैं. इनकी कंडक्टिविटी कहीं बीच में लाई करती है यानी मटेरियल लाइक कंडक्टर से थोड़े कम कंडक्टिविटी शो करते हैं और इंडक्टर से ज़्यादा कंडक्टिविटी. इंडक्टर्स ज़ीरो कंडक्टिविटी शो करते हैं तो इनसे थोड़ी ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करते हैं हमारे सेमीकंडक्टर्स. So semiconductors can be pure elements such as silicon or germanium or compounds such as gallium arsenide or cadmium selenide. These are some of the molecules जो semiconductor का nature show करते हैं. Next question, radar stands for. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी यानी कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ रेडार. सो रेडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग. रेडार इज अ सिस्टम दैट यूजेस रेडियो वेव्स टू डिटेक्ट एंड डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. प्योर वाटर इज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फीबली आयनाइज्ड. तो देखिए फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्शन द फोरमोस्ट थिंग रिक्वायर्ड इज कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए. अदर देन दैट जो वाटर है उसमें इम्प्योरिटीज़ अगर प्रेजेंट होंगी यानी आयंस प्रेजेंट होंगे अपने फ्री फॉर्म में ताकि वो कंडक्टिविटी शो करें और इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली कंडक्ट कर सकें. सो प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट लैक्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस. इम्प्योरिटीज़ लाइक dissolved salt and minerals in water can turn into ions which can conduct electricity. This you have to keep in mind. Next question discuss कर लेते हैं. The blue color of the sky is due to what?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से जो हमारा स्काई है वो ब्लू कलर का अपीयर होता है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द ब्लू कलर इज द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। तो हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स स्कैटरिंग का जो फिनोमेना है उसको कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमें स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। और जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको स्काई ब्लैक कलर का अपीयर होता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो light of shorter wavelength scatters more than light of longer wavelength, and the violet color has the shortest wavelength, but our eyes are more sensitive to the blue light, therefore जो हमें स्काई दिखता है वो ब्लू कलर का दिखता है। तो जिस लाइट की वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा स्कैटर करता है। जैसे हम जो ज़्यादातर जो ट्रैफिक में सिग्नल्स यूज़ करते हैं उन्हें हम रेड कलर का बनाते हैं, क्योंकि जो रेड कलर होता है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा डिस्टेंस को भी ट्रैवल करता है। यानी कि जैसे फॉग लाइक सिचुएशन होगी या कोहरा वगैरह लगा होगा, सो इन दैट केस भी जो ड्राइवर होगा उसको रेड कलर के सिग्नल्स दिखें, इसलिए रेड कलर का यूज़ किया जाता है मैक्सिमम केसेस में, हम कह सकते हैं ट्रैफिक वगैरह में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। So next question, basically domestic electric wiring is a राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन ऐसे टू कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, जहाँ पर जो पैरेलल कनेक्शन होता है इसको प्रेफर किया जाता है हाउस होल्ड अप्लाइंसेज में, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑपरेशन होता है। यानी कि अगर कोई एक डिवाइस फेल करता है वर्क करना ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, अदर डिवाइसेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, अगर एक डिवाइस काम करना बंद कर जाए तो कंप्लीट सर्किट यानी कि सारे के सारे डिवाइसेस भी खराब हो जाते हैं इन सीरीज सर्किट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें पैरेलल कनेक्शन की, इन अ पैरेलल सर्किट ईच अप्लायंस रिसीव्स द फुल वोल्टेज एंड कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विच इज़ द डिजायर्ड बिहेवियर फॉर हाउस होल्ड वायरिंग। अगर हम बात करें इस डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग की यानी पैरेलल कनेक्शन में जो यूज़ होती है, ये ईजी टू कनेक्ट होता है और यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। And the next question is the radiant energy from the sun is due to, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो सन में हमारा न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, इसकी वजह से रेडिएंट एनर्जी निकलती है हमारे सन से, ये आपको ध्यान में रखना है। सन की बात करें तो सन की कंपोजिशन भी हमने डिस्कस किया था, हाइड्रोजन एंड हीलियम का बना होता है और यहाँ पे फ्यूज़न का प्रोसेस होता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। So the sun generates energy by fusing hydrogen nuclei into helium in its core, a process called as nuclear fusion. A process that occurs when two or more atomic nuclei collide and fuse into a single heavier nucleus is called as the process of nuclear fusion. ये आपको ध्यान में रखना है। और सन में बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन का फिनोमेना होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन था इसको किसने डिस्कवर किया था, तो मल्टीपल पीपल का कॉन्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था इन द डिस्कवरी ऑफ दिस न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें से सबसे फेमस नाम है विलियम ड्रेपर, ये आपको ध्यान में रखना है। सो दिस प्रोसेस रिलीजेज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विच प्रोसेस दिस द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर फिजन को किसने डिस्कवर किया था, सो द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड बाय सेवरल पीपल, और यहाँ पे जो सबसे फेमस नाम है वो है ऑटो हन। ऑटो हन, इनको कहा जाता है, दिया जाता है द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग द न्यूक्लियर फिजन, जो ज़्यादातर न्यूक्लियर वेपन्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैसेस एंड लिक्विड्स में कन्वेक्शन के थ्रू ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है। अगर हम बात करें कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट रिक्वायर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। सो कन्वेक्शन की बात करें, कन्वेक्शन अकर्स व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मूवमेंट ऑफ अ फ्लूइड विच मीन्स इट कैन नॉट हैपन इन सॉलिड्स और वैक्यूम वेयर पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली। Heat transfer by convection can only take place in gases and liquids, this you have to keep in mind। तो gases और liquids में ही convection के through heat transfer होता है। Next question discuss कर लेते हैं। And the next question is Newton's third law of motion applies to which of these forces? Right answer will be option number D यानी कि all of these। तो न्यूटन का जो third law of motion है that every action has an equal and opposite reaction,
ये सभी काइंड ऑफ फोर्सेस में वर्क करता है, यानी ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, तीनों काइंड ऑफ फोर्सेस में ये एक्ट करता है. सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइज टू ऑल काइंड ऑफ फोर्सेस, दैट इज electrical, magnetic and gravitational, etc. It states that every action always has an equal and opposite reaction. This you have to keep in mind. तो अगर हम बात करें न्यूटन के 3 लॉज की, तो फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया था कि एवरी बॉडी ट्राइज टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स स्टेट ऑफ मोशन until and unless an unbalanced external forces applied on it. तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सिंपली हम कह सकते हैं F इज इक्वल्स टू ma, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मास टाइम मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. और थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो ये सबको पता रहता है. ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो न्यूटन का थर्ड लॉ सभी काइंड ऑफ फोर्सेस में लगता है. Next question, what is the force of attraction between any two bodies by virtue of their masses is called? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो बॉडीज़ के बीच में लगता है. तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस. और अगर इसके अलावा न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के बीच में लगता है, बिटवीन यानी टू न्यूक्लियाई के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है. सेंट्रीपिटल फोर्स तब लगता है जब कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है. ये आपको ध्यान में रखना है. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये लगता है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स के ऊपर लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलॉय ऑफ टिन एंड लेड. तो टिन और लेड के अलॉय से बना होता है कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर. तो द कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड. A fuse is a safety device that protects electrical systems from damage by breaking the circuit when there is short circuit or too much current that flows through the earth. तो फ्यूज एक तरीके से हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हाई वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है एक फ्यूज. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. The type of mirror used in automobiles to see the traffic on the rear side is. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर्स. तो कॉन्वेक्स मिरर का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं इसमें हमें जो मिरर यूज़ किया जाता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है हमेशा वर्चुअल और काफ़ी स्मॉल साइज की बनती है ताकि एक वाइडर एरिया कवर हो सके. इसके अलावा कॉन्केव मिरर की बात करें तो इसका इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हम कह सकते हैं शेविंग मिरर या फिर मेकअप मिरर्स में इसको यूज़ किया जाता है. So the type of mirror used in the automobiles to see traffic on the rear side is convex mirror. Convex mirrors provide a wider field of view than plane or concave mirrors. This allows the driver to see the larger area behind him. Next question discuss कर लेते हैं. And the next question is, in the absence of atmosphere, the sky will appear. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्लैक. तो ब्लैक कलर का स्काई अपीयर होता है इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, लाइक इट अपीयर्स इन द स्पेस, आउट ऑफ स्पेस. तो अर्थ के बाहर जो हमें स्काई का कलर दिखता है दैट अपीयर्स ब्लैक टू द एस्ट्रोनॉट्स. So in absence of Earth's atmosphere, there is no scattering of light. Due to this, sky would appear black. As there is no atmosphere in space, therefore the sky also appears black to the astronauts. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोटोमीटर. तो फोटोमीटर को यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ये आपको ध्यान में रखना है. तो फोटो ये एक टर्म है जो लाइट से ही एसोसिएटेड है, जिसे फोटोसिंथेसिस हम कह सकते हैं. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम कह सकते हैं. तो फोटो का मतलब होता है सिंपली एसोसिएटेड विद लाइट. सो फोटोमीटर इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय एन अननोन सोर्स इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड सोर्स.
अगर हम बात करें एमीटर की, तो एमीटर ये करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज़ किया जाता है, और वैसे नॉर्मल करंट को मेजर करने के लिए अमीटर का यूज़ किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें कैलोरीमीटर की, तो कैलोरीमीटर एक ऐसा साइंटिफिक डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट होता है जो एक तरीके से हीट चेंजेस को मेजर करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोटोमीटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड अगर हम बात करें एल्टीमीटर की, तो एल्टीमीटर इज यूज्ड टू मेजर द हाई एल्टीट्यूड्स और द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट अबव द सी लेवल को मेजर करने के लिए एल्टीमीटर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द क्वांटम थियोरी ऑफ रेडिएशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लैंक। तो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन दी थी। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। तो द क्वांटम थ्योरी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन अनाउंस्ड इन 1900 बाय प्लैंक अश्योर्ड द एरा ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के एरा को ब्राइटन करने वाले इंसान का नाम था मैक्स प्लैंक। प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी थी ऑन क्वांटम फिजिक्स हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन्स नेम इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एटम। तो एटम से एसोसिएटेड है डाल्टन का नाम, जॉर्ज डाल्टन का नाम। तो जॉर्ज डाल्टन की बात करें तो इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी इन द ईयर 1808, जो केमिस्ट्री की दुनिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। John Dalton introduced the atomic theory into chemistry. The main points of the Dalton's atomic theory are elements are made up of extremely small particles called as atoms. तो ये इवेंचुअली लास्ट में रॉन्ग प्रूव हुआ, लेकिन हम डाल्टन की थ्योरी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि डाल्टन वॉज द पर्सन जिन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम ये एटम और एटम से रिलेटेड बातें स्टार्ट की थी। So atoms of a given element are identical in size, mass and other properties. Atoms of different elements differ in size, mass and other properties. These are the postulates of Dalton. Dalton की बात करें तो इन्होंने और भी लॉज दिए थे, लाइक द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इसके अलावा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। The instrument for listening to sound inside the water is called as? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोफोन। तो हाइड्रोफोन इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसको यूज़ किया जाता है टू लिसन द साउंड इनसाइड द वाटर। तो पानी के अंदर साउंड को सुनने के लिए हाइड्रोफोन्स आर यूज्ड। जस्ट एज माइक्रोफोन कलेक्ट साउंड इन द एयर, अ हाइड्रोफोन डिटेक्ट्स acoustic signals under the water. This you have to keep in mind. The least unit of length is? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्मीमीटर। तो फर्मीमीटर इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ अमंग दीज। अगर हम बात करें 1 फर्मीमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर्स होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर्स होता है, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर्स एंड 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें फर्मीमीटर की, इट इज़ अ यूनिट ऑफ measurement in the unit of length in the international system of units, यानी कि SI। तो SI stands for International System of Units, और ये officially introduce हुई थी in the year 1960. This you have to keep in mind. So the smallest possible size of anything in the universe is the Planck length, which is 1.6 into 10⁻⁻35 meters across. तो smallest possible size कितना है? 10⁻⁻35 meters across, जिसे Planck length कहते हैं। और इसके यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए थे उसमें सबसे कम जो था वो था फर्मीमीटर। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड इट इज सेल्सियस, इट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर. So the Kelvin is a unit of thermodynamic temperature and one of the 7 SI base units. Other units for measuring temperature are Fahrenheit and degree Celsius. इसके अलावा अगर हम बात करें इन units की, तो ये है units of measuring heat. ERG भी कहते हैं, या ARG भी स्पेलिंग इसकी है, अर्क्स, जूल्स एंड कैलोरीज। ये बेसिकली हीट को मेजर करने में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which among the following the speed of sound is maximum?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि वुड, क्योंकि ये है एक सॉलिड। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, अब ये इसका एप्लीकेशन है, कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है कि वुड यानी कि सॉलिड्स में जो साउंड होती है उसकी जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, और एयर में कितनी होती है 343 मीटर्स पर सेकेंड। इट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। So the speed of sound is greatest in solids and decreases as it moves from solids to liquids and liquids to gases. तो solids में क्या होती है, speed maximum होती है। A vacuum cannot conduct sound, this you have to keep in mind। अगर हम बात करें कि सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, क्योंकि अभी हमने एयर में डिस्कस कर लिया, तो सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड होती है अराउंड 1200 टू 6000 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये होती है स्पीड ऑफ साउंड इन अ सॉलिड, तो अराउंड 1200 से लेकर 6000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर यूजिंग व्हाट? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर को यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर की बात करें तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग रिलेटिव डेंसिटी। लैक्टोमीटर इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ऐसा हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी of the atmosphere is measured by the wet and dry bulb thermometer, also called as hygrometer। और एक हाइग्रोमीटर में 2 मरकरी थर्मोमीटर्स लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सेक एंड लाइट ईयर आर द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग व्हाट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पार्सेक और लाइट ईयर्स की यूनिट्स होती हैं। पार्सेक एंड लाइट ईयर्स आर यूनिट्स ऑफ लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स इन द आउटर स्पेस आर measured using these units, parsec and light year। Next question, which among the following waves are most commonly used in the night vision devices? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंफ्रारेड डिवाइसेस। तो इंफ्रारेड डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है नाइट विजन डिवाइसेस को बनाने में। तो ऐसे डिवाइसेस जिनको रात में यूज़ किया जाता है फॉर द विजन पर्पस, उनमें इंफ्रारेड वेव्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा विजिबल होती हैं, और जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं इनकी वेवलेंथ भी काफ़ी हाई होती है, और ह्यूमन आइज़ इंफ्रारेड वेव्स से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको ईजिली फील कर लेती हैं। अदर देन दैट कुछ ऐसे डिजिटल और सेलफोन कैमरास भी होते हैं जो इंफ्रारेड रेस को डिटेक्ट करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड इन द नाइट विजन apparatus such as night vision goggles। Next question, which among the following is credited for the discovery of expanding universe? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि एडविन हबल। तो एडविन हबल वॉज द पर्सन जिन्होंने ये थ्योरी दी थी कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड करते रहता है। Edwin Hubble was an American astronomer and was the first one to prove that the universe is expanding. According to expanding universe theory, the universe is presently expanding. Hubble proved that there is a direct relationship between the speeds of distant galaxies and their distances from the Earth. तो ऐसा माना जाता है कि हबल के अकॉर्डिंग कि जो गैलेक्सीज होती हैं, डिफरेंट गैलेक्सीज, वहाँ के डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की जो स्पीड है या फिर डिस्टेंस है वो अर्थ से कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। सो ये दिखाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक तरीके से एक्सपैंड हो रहा है, एंड दिस इज़ नोन एज हबल्स लॉ। बात यहाँ पर गैलेक्सी की हुई है, तो अगर हम बात करें हमारी गैलेक्सी, हमारी जो अर्थ है वो कौन सी गैलेक्सी में लाई करती है, तो मिल्की वे में लाई करती है हमारी गैलेक्सी, हमारी अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी में लाई करती है। एंड अगर हम बात करें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी इज़ द नियरेस्ट गैलेक्सी फ्रॉम आर मिल्की वे। और अगर हम बात करें कि लार्जेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, तो IC 1101, this is the name of the largest known galaxy till now. Next question, who was the first scientist to discover electrons?
राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जे थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेक द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें प्रोटॉन्स को किसने डिस्कवर किया था, तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय चैडविक। एंड अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल्स अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया था रदरफोर्ड ने। जे थॉमसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर एंड आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन्स एंड टू मेक द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। अगर हम बात करें जे थॉमसन की, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू फाइंड द एविडेंस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का एविडेंस भी थॉमसन ने निकाला था। आइसोटोप्स क्या होते हैं, किसी भी एलिमेंट के ऐसे टू डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं जिनका एटॉमिक जो मास है वो डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं नेचर में कॉमनली, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल प्रोटियम की बात करें तो 1 होता है। अगर हम बात करें ड्यूटेरियम की, तो उसका जो मास नंबर है वो 2 होता है। और ट्रिटियम की बात करें तो 3 होता है इसका मास नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है स्प्रिंग ऑफ अ वॉच में। तो वॉच की स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी वर्च्यू ऑफ हम कह सकते हैं पोजीशन की वजह से क्रिएट होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन relative to other objects. It is often associated with the storing forces such as spring or the forces of gravity. Next question, which of the following waves is produced when inner shell electrons in atoms move from one energy level to another energy level? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज। और अगर हम बात करें अल्ट्रा वायलेट रेज की, तो दीज आर ऑल्सो नोन एज द यूवी रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये भी है कि इसे प्योरीफिकेशन में और आई सर्जरी में, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर एंड आई सर्जरी में यूज़ किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following waves are also called as heat waves? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स को हीट वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था इंफ्रारेड वेव्स के बारे में। तो इंफ्रारेड वेव्स के बारे में बात करें तो दे इंफ्रारेड वेव्स वाइब्रेट नॉट ओनली द इलेक्ट्रॉन्स बट द एंटायर एटम्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। और इस वाइब्रेशन की वजह से ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस वाइब्रेशन इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी एंड कॉन्सिक्वेंटली द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द चेंज इन टेम्परेचर। सो देयरफॉर द इंफ्रारेड वेव्स आर ऑफन कॉल्ड एज द हीट वेव्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें इंफ्रारेड रेज या वेव्स के यूजेस की, तो इंफ्रारेड रेज को मेडिसिन प्रोडक्शन में, एस्ट्रोनॉमी में भी यूज़ किया जाता है, हीटिंग पर्पस के लिए, नाइट विजन के लिए हमने डिस्कस किया था इसी वीडियो में, रिमोट कंट्रोल्स में भी इस को यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड वेव्स को। Which phenomena shows the particle nature of light? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिस शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अदर देन दैट पोलराइजेशन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, these show the wave nature of light. So the photoelectric effect is the emission of electrons or other free carriers when light falls on a material. Electrons emitted in this manner can be called as photoelectrons and it shows the particle nature of the light. और photoelectric effect के बारे में भी हम already पढ़ चुके हैं. It was discovered by Einstein. Next question. What do we call the process taking place by constant volume? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइसोकोरिक। तो ऐसी प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम में होती है उसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहा जाता है। जो कांस्टेंट टेम्परेचर में होती है उसे कहा जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर में होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हीट चेंज जीरो होता है। तो द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस. Next question. Which of the following is the normal temperature of human body on the Kelvin scale?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि 310 केल्विन। तो अगर हम बात करें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की तो वो अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें हम 273 को ऐड करेंगे सो इट विल बिकम 310 केल्विन, क्योंकि डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को ऐड किया जाता है। इट विल बी 273. So normal body temperature of human is 37 degrees Celsius, but when we convert 37 degrees Celsius into Kelvin, it becomes 310 Kelvin, because 0 degrees Celsius is equals to 0 degrees Celsius plus 273, which becomes 273 Kelvin. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड केल्विन इट इज द ऐसा यूनिट और द इंटरनेशनल यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। और ऐसा यूनिट्स को कब इंट्रोड्यूस किया था? 1960 में ऐसा यूनिट्स को फाइनलाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी यानी कि स्पीड। सो स्पीड इट इज अ काइंड ऑफ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर। स्पीड is a scalar quantity that measures the rate at which an object changes its position. It refers only to how fast an object is moving without any information about the direction. On the other hand, momentum, displacement and torque, these are the vector quantities. तो vector quantities क्या होती है? इनके पास proper magnitude और direction भी होता है, जबकि जो scalar quantities होती हैं they only have a magnitude. Next question, 1 nautical mile is equals to? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी यानी कि 1852 मीटर्स। तो 1 nautical miles is equals to 1852 meters. A nautical mile is a unit of measurement used in both air and marine navigation and for the definition of territorial waters. The international nautical mile is defined exactly 1852 meters. This converts to about 1.15 imperial US miles. The derived unit of speed is the not 1 nautical mile per hour. तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन इज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेसिबल। सो डेसिबल इट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द noise pollution. So noise pollution refers to any unpleasant, damaging or irritating sound that has the potential to harm people, wildlife or the environment. The decibel, जिसको dB से represent किया जाता है, is the main unit for measuring the intensity or the loudness of sound. तो loudness of sound को measure करने के लिए decibel को use किया जाता है. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Name the instrument which is used for measuring or studying the behavior of vibrating string. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी यानी कि सोनोमीटर। तो सोनोमीटर को यूज किया जाता है फॉर स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। अ सोनोमीटर इज अ डिवाइस फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड produced by a plucked string and the entire tension, length and mass per unit length of the string. Next question, wind turbines convert which energy into mechanical energy? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं हमारी विंड मिल्स या फिर विंड टर्बाइंस। सो काइनेटिक टर्बाइंस यूज्ड इन हाइड्रो पावर प्लांट्स and wind energy plants convert the kinetic energy into the mechanical energy. Then a generator converts the mechanical energy from the turbine to the electrical energy. तो wind energy क्या करती हैं, wind mills या फिर wind turbines क्या करती हैं, kinetic energy को convert करती हैं mechanical energy में और इसको generators के through convert किया जाता है electrical energy में। So with this we come to an end of this video and I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations.